ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश त्यागी आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ फिजिक्स क्लासेस को। आज की क्लास है बेटा क्लास 11th के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है बेटा। तो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे ऊर्जा के बारे में, जिसमें ऊर्जा का एक फॉर्म पढ़ा था हमने काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा के बारे में जब हमने पढ़ा तो इसके बाद सेकंड नंबर पर आज जो टॉपिक होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा बेटा? इसको लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि बेटा नाम से पता लग रहा है स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिति के कारण। तो सुनिए, ये क्या होती है? किसी वस्तु की एक मिनट रुक यार। किसी वस्तु की स्थिति व विन्यास के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की स्थिति व विन्यास के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे हमारे पास होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, ये जो आदि, इनमें रासायनिक स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है बेटा? रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। और यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम आदि में जो ऊर्जा होती है वो अत्यधिक ऊर्जा होती है और यह होती है नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है बेटा? नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा। तो मैंने बताया किसी वस्तु की स्थिति और विन्यास के बाद संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इनमें जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा होती है, इनमें जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी नाभिक की स्थिति के कारण ऊर्जा होती है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा गुरुत्वीय स्थितिज क्या ऊर्जा होती है समझिए। अगर मैं मान लो ये चौक है और इस चौक को मैं पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा रहा हूं, तो इस चौक की स्थिति में क्या कर रहा हूं? परिवर्तन। और परिवर्तन करने में मुझे क्या करना पड़ा? कार्य। और मेरे कार्य करने से इस चौक के अंदर एक ऊर्जा संचित हुई है, जिसे क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। तो सुनिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है तो ऊपर उठाने में किया गया कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसके रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसे पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। कहां तक बेटा? h ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा? बल गुना विस्थापन।
बल गुना विस्थापन, तो यहां पर यहां S विस्थापन तो कितना है बेटा H है, लेकिन जो बल है F बराबर क्या होता है ma। बट यहां पर वस्तु को आप ऊपर उठा रहे हो तो आपको कार्य क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच रही है। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब पृथ्वी से खींच रही है और मैं इसे ऊपर उठाना चाहता हूं तो मुझे एक बल लगाना पड़ेगा, और मेरे बल की दिशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की क्या होगी? विपरीत होगी और बराबर होगी। तो यहाँ पर एक ही जगह कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा? mg। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर आपको बल लगाना पड़ेगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा? mg। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? W बराबर F का मान हो गया mg और S का मान क्या हो गया? h। और यही किया गया कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात U बराबर mgh। राइट बेटा, इसे कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। राइट। इसके बाद आता है कि किसी स्प्रिंग के लिए, इसके लिए बेटा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है? आपने देखा होगा अगर हमारे पास ये कोई स्प्रिंग है, ये किस पर रखी हुई है? क्षैतिज सतह पर। इधर ये किसी दृढ़ आधार से बनी हुई और ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। तो जब ये अपनी साम्य स्थिति में है, अर्थात संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा यानी विस्थापन का मान क्या है? 0। तो इस पर लगने वाला बल भी क्या है? 0। लेकिन अब यदि मैं इस स्प्रिंग को अर्थात इस वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करता हूं, इसकी माध्य स्थिति से मैं इसे विस्थापित करता हूं ऐसे। अब मैंने इसको क्या किया बेटा? इधर बल लगा करके खींचा। तो आप बताइए जब मैं इसे बल लगा के खींच रहा हूं तो स्प्रिंग भी एक बल लगा रही है किधर? अंदर की तरफ। राइट बेटा, स्प्रिंग के द्वारा भी एक बल लग रहा है और एक बल मैं लगा रहा हूं। तो ये तो बल हो गया इधर बेटा बाह्य बल। क्या हो गया? बाह्य बल, जिसको मैं लिख सकता हूं F। और इधर इस दिशा में एक बल लगेगा जिसे स्प्रिंग लगाएगी और स्प्रिंग इसे खींचने का विरोध करती है, इसलिए स्प्रिंग अंदर की तरफ एक बल लगाती है। इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। इसको F' मान लो और इसको क्या मान लो? F। अब बताइए आपने यहां से स्प्रिंग को कहां तक खींचा? यहां तक, यानी ये विस्थापन क्या था? x। यानी आपने स्प्रिंग को इधर खींचा तो प्रत्यानयन बल किधर लग रहा था? इस दिशा में। और इस बल के बराबर यदि आप बल लगा करके इसको खींचोगे तो ऐसी स्थिति में यह वस्तु संतुलन की स्थिति में हो जाएगी। अब बात करें अगर अब इस स्प्रिंग को दबाते हैं, अगर आप इस स्प्रिंग को दबा दिया, इसकी ये स्थिति कौन सी थी? माध्य स्थिति। और अब इसे मैंने कितना दबा दिया? बोलो x। अब मैंने जब इसको ऐसे दबाया तो मैं बल किधर लगा रहा हूं? इस दिशा में। तो स्प्रिंग बल किधर लगाएगी? इस दिशा में। यानी मेरे द्वारा लगाए गए बल की दिशा क्या है? F'। इसको बोल रहा हूं बाह्य बल, बाह्य बल। जबकि इसके द्वारा लगाए गए बल की दिशा क्या होगी? यह होगी F, जिसे बोलेंगे प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। तो अगर मैं इस दिशा को धनात्मक मानूं और इस दिशा को ऋणात्मक मानूं तो ऐसी स्थिति में यहां x अपनी माध्य स्थिति से इधर जा रहा था तो x का मान कैसा था? पॉजिटिव था। लेकिन प्रत्यानयन बल कब लग रहा था? इस दिशा में, यानी प्रत्यानयन बल नेगेटिव दिशा में था। लेकिन यहां देखिए यहां x किधर है? इस दिशा में, यानी नेगेटिव है। तो यहां पर लगने वाला बल जो प्रत्यानयन बल है वो इस दिशा में यानी पॉजिटिव है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है।
प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है। प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो बाह्य बल के विपरीत दिशा में एक दूसरा बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब समझना बेटा, तो इसके लिए हुक ने एक नियम दिया था जिसे कहते हैं हुक का नियम। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम पढ़ेंगे जब प्रत्यास्थता पढ़ेंगे, उस वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। हुक का नियम क्या है? हुक ने कहा कि प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब ये नहीं है कि आप इस स्प्रिंग को इतना खींच दो कि ये स्प्रिंग हमेशा के लिए खींची की खींची रह जाए, तब ये नियम लागू नहीं होगा। ये तब तक है जब तक आपके द्वारा और स्प्रिंग के द्वारा बल लग रहा है, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा। अब आपने स्प्रिंग को इतना खींच दिया, इतना बल लगा दिया कि स्प्रिंग वापस अपनी उस स्थिति में लौट के नहीं आएगी, तो वो प्रत्यास्थता सीमा से बाहर की बात होगी। तो वो कहते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है और उसकी दिशा विस्थापन की क्या होती है? विपरीत होती है। अगर विस्थापन x अक्ष की दिशा में होगा तो ये माइनस x अक्ष की दिशा में होगा, यानी F समानुपाती माइनस x, और जब यहां से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे बेटा तो एक नियतांक आएगा k, और ये क्या है? माइनस x। F बराबर माइनस kx। यहाँ k क्या है? यहाँ k एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं, जिसे स्प्रिंग का बल नियतांक कहा जाता है। कोई आपसे इसका मात्रक पूछे बेटा तो k बराबर क्या आएगा? F अपॉन x। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और x का क्या होता है? मीटर। तो बल नियतांक का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन बटे मीटर। राइट बेटा। अब हम बात करते हैं, अभी तो केवल किसका मान आया है? बल का। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? स्थितिज ऊर्जा। किसकी करते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, ये बल कौन सा है बेटा? प्रत्यानयन बल है। कौन सा बल है? प्रत्यानयन बल। अब यदि हम स्प्रिंग को उसकी मार्ग स्थिति 0 से यदि x विस्थापन तक खींचते हैं, कहां तक खींचते हैं बेटा? x विस्थापन तक खींचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में खींचने में किया गया कार्य ये हो जाएगा dw, इतना dw, और कार्य बराबर क्या हो जाता है? बल गुणा विस्थापन। ऐसे लिख दो, बल गुणा विस्थापन। लेकिन अगर हम इसको सूक्ष्म दूरी यानी अगर dx दूरी तक खींचा जाता है, कहां तक? dx तक, छोटा मान, यहां से यहां तक, तो ऐसी स्थिति में यहां dx हो जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? dw आ जाएगा। और देखिए ये कौन सा बल है? मैं इसको लिख देता हूं F डैश। ऐसे समझो, F डैश कौन सा बेटा? ये है बाह्य बल। कौन सा है? बाह्य बल। क्योंकि आपको स्प्रिंग को खींचने में आपको कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए आपके द्वारा किया गया कार्य यानी आपके द्वारा लगाया गया बल। लेकिन ये बात आप अच्छे से समझ लो क्या, कि आपके द्वारा लगाया गया बल और स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया प्रत्यानयन बल दोनों कैसे होंगे? बराबर, लेकिन दिशा कैसे होगी? विपरीत। राइट बेटा। ये कौन सा बल है? प्रत्यानयन बल। ये है बाह्य बल। दोनों आपस में क्या होते हैं? साम्य अवस्था में। साम्य का मतलब जब ये वस्तु न तो इधर जा रही है ना ही इधर जा रही है, जब आप इसको रोक के खड़े हैं, और जब रोक के खड़े हैं इसका मतलब क्या है? आपके द्वारा लगाया गया बल और स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल दोनों बराबर हैं, इसलिए ये वस्तु वहीं की वहीं रुकी है। अब ये दोनों बल एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जब ये मान यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा dw बराबर f डैश का मान। f डैश का मान क्या है? माइनस f dx। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि dw बराबर f वेक्टर इंटू ds वेक्टर। यहां पर ये f कौन सा है? प्रत्यानयन बल है। और जब इन दोनों के मध्य का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि
विस्थापन इधर होता है तो बल इधर लगता है, तो ये डॉट उठाएंगे, वेक्टर उठेगा तो यहाँ आएगा cos 180, और cos 180 का मान कितना होता है बेटा -1, तो ये माइनस आ जाता है। क्योंकि मैंने अभी बोला था कि मैंने लिखा F.dx, यानी आपके द्वारा किया लगाया गया बल इसके बराबर होगा, तो जो इसके द्वारा कार्य होगा वही इसके कार्य होगा, लेकिन विस्थापन और बल दोनों किस में होंगे, विपरीत दिशा में, इसलिए 180 डिग्री की वजह से क्या आ जाएगा -F.dx, यानी आपके द्वारा लगाया गया बल प्रत्यानयन बल के क्या होता है, विपरीत होता है। अब आपको क्या निकालना है, F की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, क्योंकि F इक्वल टू क्या है बेटा, F इक्वल टू प्रत्यानयन बल इक्वल टू माइनस kx है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा dw बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस kx इंटू dx। अब आपको क्या निकालना है, संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य क्या निकालना है, 0 से x तक। यदि आपने स्प्रिंग को विस्थापन कहां से किया है, 0 से x तक, तो आप क्या कर लेंगे, समाकलन, क्या कर लेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो dw का समाकलन क्या आ जाएगा बेटा, w आ जाएगा, और ऐसी स्थिति में इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा kx dx, और लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, 0 से x। आइए बेटा इसका समाकलन करते हैं, तो यहाँ पर k क्या है, नियत, इसको बाहर ले लेंगे, 0 से x, यहाँ क्या बचेगा x dx। समाकलन का सूत्र क्या होता है बेटा, x dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। लेकिन अगर ये समाकलन पर कोई लिमिट नहीं है तो c आएगा, लेकिन अगर लिमिट लगी है तो c नहीं आएगा, तो हमारे पास लिमिट है, तो ये हो जाएगा w बराबर k x dx। तो x की पावर कितना, n कितना है 1, तो 1 + 1 2, और बटे 1 + 1 2, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से x आ जाएगी। अब लिमिट कैसे रखते हैं बेटा, w बराबर ये क्या है k, 2 को ले लो बाहर, अंदर क्या बचा x², तो पहले x की जगह ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर वाली रखेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर माइनस 0 रखेंगे x की जगह, तो 0 का स्क्वायर 0, तो इस प्रकार ये आ गया w बराबर 1/2 kx², w बराबर 1/2 kx², और यही कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसको लिख देंगे u बराबर 1/2 kx²। ये है बेटा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, जहां k क्या है, बलनीयता, x क्या है, विस्थापन। तो इस प्रकार बेटा हमने क्या पढ़ा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, और इससे पहले हमने पढ़ा था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद आता है बेटा संरक्षी और असंरक्षी, बल। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संरक्षी और असंरक्षी बल। धन्यवाद।